जोहार, नमस्कार साथियों। ये जो 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से फिर से हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर आए और मुख्यमंत्री बने, वहीं जेएलकेम का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहा। और जयराम महतो जी, जो कि जेएलकेम के सुप्रीमो हैं और डुमरी से खुद विधायक बनकर के आए। लेकिन अभी देखें तो जो जेएलकेम के नेता है, उनका कहना है कि जो हमारी सीटें थी वो कहीं ना कहीं कम आई और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो फेक वोटर का रहा है। तो ये अभी जो सवाल है लगातार क्यों उठने लग रहे हैं, इसी को लेकर के हम लोग पूरी विस्तार से आज चर्चा करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। 7 अगस्त को राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहां पे ये बताया जाता है कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें कैसे धांधली की जा रही है और कैसे कैसे वोटों की जो चोरी है वो की जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने जो उसका आकलन है उसको पहले बताया कि चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, हम बेहतर स्थिति में थे वहाँ, उसके बावजूद भी हम हारे। और जब हारे या हमें मतलब उम्मीदों से कम सीटें आई, तब हमने जब ये आकलन किया, तब हमारी आकलन में जो हमें मिले उस चीज़ों को लेकर के उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। जहां का ये मामला उन्होंने बताया बेंगलुरु सेंट्रल का, वहां पे कांग्रेस का ये आकलन था कि कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें आएगी, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा में वहां मात्र 9 सीटें आती है। और जब ये सीटें 16 से घट के 9 हो गई, यानी कि जो 7 सीटों का फासला रहा, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही थी। तब उसको लेकर के इन लोगों ने अपने पार्टी के अंदर में ही और इनके जो आकलन थे उसको मैच करना चाहा। तब इलेक्शन कमीशन के पास में ये गए, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने डेटा मांगा कि जो वोटिंग हुई है उसका क्या सीन रहा है, नहीं रहा है। तो इन लोगों ने बेंगलुरु सेंट्रल, जो कि बेंगलुरु सिटी का है, मेन सिटी का है, वहाँ का जो लोकसभा है उस सीट का इन्होंने आकलन किया। 6 महीना से लगातार ये बता रहे हैं कि 6 महीना से जो हमारी टीम है 40 लोगों की, वो लोग मेहनत करते रहे। और इसमें जो बेंगलुरु सेंट्रल है, इसमें जो हार का मात्रा था, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच के जो हार का अंतर था 39,000 वोटों का था। उसी में से जो अभी इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो डेटा क्या डिजिटल नहीं होने के कारण जो है सभी पन्नों में है। और उसको लेकर के जब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी को दिया, तब कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं ये जो इतना मोटा जो दस्तावेज थे उसको जांचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उन लोगों ने क्या किया, पूरे लोकसभा को ना जांच के एक विधानसभा को जांचने का फैसला किया। और बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर में जो महादेवपुरा आता है, उस विधानसभा के अंतर्गत में चीज़ों को इन्होंने जांचा, देखा, परखा। तो उनमें जो कांग्रेस की टीम है जो इस पर काम कर रही थी, उसको कई सारे गड़बड़ियां नज़र आई। जो वोटों की चोरी हो रही है वो 5 प्रकार से हो रही है। पहला उन्होंने बताया कि ये जो फेक वोटर हैं, फेक वोटर के जरिए हो रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर हो रहे हैं। एक ही पते पर कई सारे वोटर लिस्ट के जो नाम हैं वो हैं, कई सारे परिवारें रह रहे हैं, 40-50 लोगों का एक ही कमरे के अंदर में जो है पता दिया हुआ है। और जो फॉर्म 6 है, जिसकी जो नए फॉर्म होते हैं, जो नए वोटर जुड़ते हैं, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ियां बताई। और वो बोली कि 1 लाख वोट का जो चोरी है वो महादेवपुरा के अंतर्गत किया गया है और यहाँ पे गलत तरीक़ों से ये जो वोटिंग है उसको करवाई गई है। ये थे पूरी राहुल गांधी के जो चुनावी प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां नज़र आई, उसके तरफ से था, कांग्रेस के तरफ से था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब ये आरोप लगाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें केंद्र सरकार के ऊपर भी लगनी ही थी, क्योंकि ये जो जितने भी हमारी एजेंसियां होती हैं वो सरकार के साथ में मिलके काम करती हैं, सरकार की ही बॉडी होती है। तो वैसे में केंद्र सरकार को भी घेरा जाने लगा कि ये गड़बड़ियां करके सत्ता में आते हैं, सत्ता हासिल करते हैं।
तो इसी का पलटवार करते हुए जो बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय जी हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है, तो वोट जो चोरी हुए, पहली बात है कि किसी भी राज्य में जो वोटर लिस्ट बनते हैं और उसके जो चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राज्य सरकार के ही पदाधिकारी होते हैं, यानी कि जो टॉप लीडरशिप होती है वो राज्य सरकार के अंदर में आती है। और कांग्रेस में जो कर्नाटक में सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे में अगर वोटर लिस्टों की गड़बड़ियाँ हुई है जैसा कि राहुल गांधी बता रहे हैं, तो सबसे पहले ये कांग्रेस के ऊपर में ही सवाल पूछा जाना चाहिए था कि इतने बड़े लेवल पे ये वोटर लिस्टों की धांधली कैसे हुई। वहीं बीजेपी का ये भी कहना था कि चलो मान भी लेते हैं कि इतने वोटरों का ये जो बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो वोटर बढ़े या जिसमें राहुल गांधी गड़बड़ियां बता रहे हैं वो सारे के सारे वोट बीजेपी को ही पड़े। बीजेपी का ये भी कहना था कि ये जिस भी सीट की महादेवपुरा की बात कर रहे हैं वहाँ लगातार अगर हम देखें पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से, तो यहाँ पे बीजेपी जो है वो अधिक वोटें लाती रही है। तो ऐसे में ये कहना कि वोटों की धांधली करके यहाँ पे बीजेपी ने ज़्यादा लाई है, ये हमें सूट नहीं करता। इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी कहा है कि ये राहुल गांधी जो हैं इनका आदत रहा है संस्थाओं के ऊपर में हमला करना, और फिर वो जब प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो फिर वो अपने आप को बैक कर लेते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले आप शपथ लीजिए, उसके बाद जो भी आप डेटा चाह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो जहाँ पे मतदान होता है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेसी का खतरा है और लोगों के डेटा ब्रीच होने की संभावनाएं हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग को भी स्पष्ट करनी चाहिए कि ये जो दूसरी आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी की सीसीटीवी जो फुटेज हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है या कैमरे तोड़े जा रहे हैं, इन बातों की क्या सच्चाई है अभी हमें आनी बाकी है। इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है, बीजेपी आगे क्या कहती है, कांग्रेस की आगे क्या रणनीति होने वाली है। तो ये जो मुद्दे थे राहुल गांधी ने जो बताए, इन मुद्दों को देखें तो वो कहते हैं कि हम चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो हमें पता है कि किस प्रकार से होती है। मैं और प्रियंका हम लोग बचपन में जाया करते थे, पोस्टर चिपकाते थे, तो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं हम लोगों को पता है कि कैसे होती है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि ठीक है, राहुल गांधी जी को चुनाव की प्रक्रियाएं सारी मालूम होंगी, उन्हें पता है कैसे होती है नहीं होती है। राहुल गांधी उस समय की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था गाय और उसका दूध पीता हुआ बच्चा यानी कि बछड़ा, उस समय की ये बातें कर रहे हैं। तब की अगर चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो जो चुनाव प्रचार करने जाते थे, जो नारे लगाते थे या जो गायन का काम करते थे, जो लगातार लोगों को सचेत करते थे, वैसे लोगों को मात्र केवल चाय पानी दे करके काम कराया जाता था। मेरे गांव के ही कव्वाल थे, यानी कि कव्वाल वैसे लोगों को कहा जाता है जो कव्वाली वगैरह गाते हैं, लिखते हैं, तो वैसे ही कुछ सुरीले आवाज़ के थे मेरे गांव के व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, उनके द्वारा प्रचार किया जाता था इधर के आसपास के एरियो में। ये तब की बात बता रहे हैं। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो आज में स्थितियाँ अलग है। आज वोटिंग जो करता है उसे लोग या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चंदा पैसे दे रही है, दारू दे रही है, लन फन दुनियादारी सारे चीज़ कर रही है। लेकिन सोच के देखिए, राहुल गांधी जब बता रहे हैं उस समय जो उनके प्रचार करते थे उनके लिए, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि उतने फंड नहीं होते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रक्रियाओं में जो कमी रही वो उसको कहीं ना कहीं सुधारा गया और स्मूथ किया गया लोगों के लिए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी। आज के समय में जो वोटिंग प्रक्रिया होती है उसमें अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे वोटिंग होती है या तो सरकारी स्कूल होता है या तो सामुदायिक भवन होता है या तो ऐसे ही सरकारी संस्थाएं होती है। वहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले वहाँ पे
चुनाव आयोग के द्वारा किसी दूसरे जगह से शिक्षक को या तो अन्य कर्मी को जो सरकार के कामों में मदद करते हैं, जो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, वैसे लोगों को लगाया जाता है। साथ में जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उसके सदस्य होते हैं। अभी जैसे मान के चलें कि हम लोग जो डुमरी है, डुमरी में यहाँ पे जेएमएम और आजसू लगातार दो ऐसी पार्टियाँ रही हैं जो एक दूसरे के टक्कर में रही हैं। अभी जब से जयराम महतो आए तब से जेएलकेम हो गया है और यहाँ से जेएलकेम जीत भी गई है, जयराम महतो जीत भी गए हैं। तो अभी जैसे कि मेरे गांव में, आपके गांव में वोटिंग होनी है तो सबसे पहले क्या होता है कि जेएमएम का एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, आजसू का एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, चुनाव आयोग ने जिसको रखा है कि जांच करनी है वो होते हैं, एक होते हैं जो नाखून पे स्याही लगाते हैं। उसके बाद में फिर उस जगह की जो सेविका होती है, जो आंगनबाड़ी की सेविका होती है, ये होती है। अगर उसके पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, वोटर लिस्ट उन सभी को दे दिए जाते हैं, लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आज राहुल गांधी ऐसी समस्याएं उठा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का इतिहास रहा है। चाहे इनके पिता राजीव गांधी जी हो, वो भी चुनाव धांधली को लेकर के जब चुनाव हारते थे तब वो कहते थे, और आज राहुल गांधी लगातार ईवीएम को लेकर के हमलावर हैं। और आज तो उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी हमला बोला है, इससे पहले वो राफेल पर भी हमला बोल चुके हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि ये केवल अपनी जो संस्थाएं हैं उसको डैमेज करने के लिए, उसको आंतरिक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गई अभी जो चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो। लेकिन राहुल गांधी जी ये जो 5 कारणों को बताया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो खास करके नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलती है उसका उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया कि ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसा हो रहा है। जैसा कि मैं अपने डुमरी विधानसभा का अगर बात करूं तो हमारे खास करके नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन एरियो के जो लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में दूसरे प्रदेशों में हैं, दूसरे देशों में हैं। वो जब मतदान होता है तब वो मतदान करने नहीं आ पाते हैं। और वैसे में हम देखते हैं कि कहीं ना जो उनके लोकल कार्यकर्ता होते हैं, लोगों के वोटों को भी मरवाया जाता है, जो व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं। सपोज दैट जो व्यक्ति मुंबई में है, बहुत मामलों में मैंने ऐसा देखा है कि उसके वोट यहाँ पे ऑलरेडी पड़ चुके हैं। अभी जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें भी मैंने कई ऐसे वोट देखे जो व्यक्ति इंडिया में है ही नहीं, दूसरे राज्य में भी नहीं है, दूसरे देश चला गया है, इंडिया छोड़ के चला गया है काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए काम कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जाके। वैसे लोगों के वोट यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये केवल जो लोकल कार्यकर्ता हैं उन्हें ही नहीं पता है, ये टॉप लीडरशिप को भी पता है। जो उस एरिया के विधायक होते हैं, जो उस एरिया के सांसद होते हैं, उन लोगों को भी पता है कहाँ पे कितने फेक वोटर मारे जा रहे हैं, नहीं मारे जा रहे हैं। क्योंकि वो जब इसकी जांच करते हैं तो बूथ लेवल पे करते हैं, किस बूथ पे कितना वोट आया, कहाँ पे हम कमज़ोर पड़े, नहीं पड़े, ये सभी चीज़ों का पॉलिटिकल पार्टियाँ एनालाइज करती है। और उन लोगों को पता होता है चुनाव प्रचार करने के दौरान में, कार्यकर्ताओं से मीटिंग के दौरान में सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं पता होती है। वहीं दूसरी तरफ देखें कि ये जो 15-20 सालों में, 25 सालों में सिटियों की, खास करके जितने भी हमारे बड़े शहर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, इन सभी शहरों की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिली है। और ये वृद्धि जो है अलग अलग गांवों से उठकर गई है। और वैसे में जब वो वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ उन्हें लंबे समय के लिए रहना होता है, तब उनको कई सारी आवश्यकताएं पड़ती है, चाहे गैस कनेक्शन लेना हो या अन्य कोई सुविधाएं लेनी हो। तो वैसे में उन्हें लोकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब लोकल डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं होता है तब वो उसे बनवाने की कोशिश करते हैं। और बनवाते समय फिर उनकी मदद कौन करते हैं? वही पार्टी के लोग जो
निचले स्तर पर काम कर रहे होते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी ब्लॉक दौड़ने वाले लोग होते हैं, इनका क्या काम होता है, नहीं होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, नहीं होती, किसी को नहीं पता। लेकिन आप 15 साल से 20 साल से लगातार अपने घर छोड़ के बाहर किसी प्रदेश में काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि सडनली आपसे ज़्यादा इसके पास में प्रॉपर्टी है, इसके पास में ज़्यादा फैसिलिटी है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है कि इसके पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी, पैसे, इसका लेविश लाइफ आ जाता है? तो यही कारण होते हैं कि गलत तरीक़ों से लोगों के कागजात बनवाए जाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। लोगों के पास में भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसके कारण वो अधिक पैसे देने को तैयार होते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो नोएडा में सैमसंग की कंपनी है, वहाँ पे हमारे झारखंड के हो या उत्तराखंड के हो, उड़ीसा के हो, अलग अलग जगहों से काफ़ी मात्रा में वहाँ पे काम करते हैं। वैसे में जो परमानेंट हो गए हैं सैमसंग में, लगातार वो काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय तक भी वो करते रहेंगे। तो वैसे लोगों की वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेने के लिए वहाँ की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। चाहे उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो घर खरीद रहे हैं, घर खरीदने के लिए वहाँ उसको बिजली बिल चाहिए होता है, वहाँ का वोटर कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, बहुत सारी ऐसी कागजात होते हैं जो चाहिए होते हैं। अब इन सभी कागज़ों को बनाने के लिए वहाँ उसके पास में कोई प्रूफ नहीं है जिसको दिखा के वो बना ले, वो वहाँ का रेसिडेंस ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो सीएससी चलाने वाले लोग होते हैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा वो पैसे लेते हैं सीएससी वाले, और फिर डॉक्यूमेंट को बना देते हैं। यहाँ इवन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे हमें टेस्ट ड्राइव देनी होती है, वहाँ पे लोग जाके सीएससी वाले सेटिंग करते हैं और फिर उन्हें पैसे देते हैं। आधे से अधिक पैसे होते हैं वो खुद रखते हैं और फिर कुछ अधिकारियों को देते हैं। और इसी तरीक़ों से लोगों का जो काम है वो चलता रहता है, उनकी काली कमाई होती रहती है। लेकिन कई लोगों के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब हम वोट देने के काबिल 18 वर्ष की उम्र में होते हैं, तब 70 साल में या 80 साल में, 40 साल में पहली बार वोटर कार्ड कैसे बन रहे हैं? ये भी एक सवाल सही है, लेकिन मैं इस पे और ये ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि जो बहुत इंडिया जो हमारा है, इसमें कई सारे ऐसे परिवार हैं जो घुमंतू परिवार हैं, जिसका एक जगह पे ठिकाना नहीं होता है, वो एक जगह से अलग जगह पे जाते रहते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में कई जगह पे देखे होंगे जहाँ पे तंबू गाड़े होते हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं, और चाहे धार्मिक स्थल हो वहाँ पे भी लोग होते हैं। अगर आप हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ पे भी देखे होंगे कि किस तरीके से लोग टेंटों में रहते हैं और उन लोगों के पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई दस्तावेज है। तो वैसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसा भी हो सकता है 70 साल में पहली बार किसी के पास में वो बनी हो, किसी के पास तक आज तक नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज तक कोई प्रूफ नहीं है। मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, उसमें बीजेपी के जो अमित शाह हैं, जो कि अभी भारत के गृह मंत्री हैं, वो आए हुए थे घाटशिला में। उस वक्त में मैं वहां पे मौजूद था और जहाँ पे उनकी सभा हो रही थी, उस स्टेडियम का जो बैठने का बना हुआ था स्टेडियम का, और उसके नीचे में जो जगह होती है खाली, उस जगह पे मैंने लोगों को देखा कि वहाँ लोग रह रहे थे तंबू गाड़ के, और फिर वहीं खाना बना रहे थे, खा रहे थे। तो वैसे कई लोग होते हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, और ये हमारे भारत में काफ़ी मात्रा में ऐसे लोगों की संख्या है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और जो सीटियां अभी कुछ सालों में, कुछ दशकों में वृद्धि की हैं, वहाँ पे इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि वहाँ पे लोग अपने रोजी रोटी चलाने के तलाश में, अपने पेट पालने के तलाश में लोग गए हैं, और फिर वहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां कहें या अधिकारियों की मिली भगत से कहें, ऐसे कारनामे हुए हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जिस शहर की ये बात कर रहे हैं, उस शहर की, बेंगलुरु शहर की अगर स्थिति देखें, चाहे उसका व्हाइटफील्ड हो या जिगनी हो, बमसंदरा हो, कई ऐसे एरिए रहे हैं शहर के बाहर या शहर के अंदर भी, जहाँ पे लोगों का काफ़ी संख्या में वृद्धि हुआ है।
तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने वहाँ का जो लोकल एड्रेस है वो भी बनवाए होंगे और उनको साथ देने वाले वहाँ के लोकल लीडर ही हैं। तो ये ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हुआ होगा। वो हो सकता है कांग्रेस की भी हुआ हो, बीजेपी को भी हुआ हो। अब आते हैं हम लोग झारखंड पे। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करें, चाहे धनबाद हो, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, हजारीबाग हो, हमारे जितने भी बड़े शहर हैं या जो कोलवरी क्षेत्र हैं जहाँ पे कंपनियां हैं, उस क्षेत्रों की बात करें तो ये बहुत पहले हुई हैं। यहाँ पे जो कंपनियों का सेटअप हुआ है वो बहुत साल पहले हुआ है, जब हमारा जो राज्य है झारखंड वो बिहार में ही था, उसी समय पे हुआ है। और वैसे में काफ़ी मात्रा में आरा से, छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से, बलिया से लोग आए हैं और यहाँ पे वो अस्थाई निवासी बन गए। वहाँ के भी अस्थाई निवासी रहे, वहाँ पे भी उनका वोटर कार्ड है, यहाँ पे वोटर कार्ड है। अभी जो बोकारो के विधायक है श्वेता सिंह, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को बताया था कि इनकी विधायकी जा सकती है, क्योंकि इसके पास में 4 वोटर कार्ड पाए गए थे। क्योंकि ये जो हैं मूल रूप से बिहार की हैं और यहाँ पे इनके जो ससुर हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसे में ये जहाँ के हैं वहाँ से भी लगाव रहता है, यहाँ से भी रहता है, दोनों जगह से ये लोग लाभ लेते हैं। और इसी चीज़ का जो विरोध है वो जयराम महतो जी करते हैं और इसीलिए मैं जयराम महतो को सपोर्ट भी करता हूं। जयराम महतो में लाख बुराइयां हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जयराम महतो अभी इस वक्त की नीड है झारखंड के लिए और हम लोगों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। हम लोग उसकी जैसे मदद कर सकते हैं वैसे करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, ना ही जेल कैंप से भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे उनके विचार अभी थोड़े सही लगते हैं, इसलिए मैं उनको जिस हिसाब से सपोर्ट कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। और जहां मुझे कमियां दिखाई देती है उस पर भी मैं बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर जयराम महतो हैं वो लोकल हैं और जो कह रहे हैं बोल रहे हैं वो सारी बातें सही हैं, तो ऐसा भी हम लोगों को नहीं सोचना है। उसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोचना है। आंसू के तरफ से लगातार ये क्या बोला जाता है कि जयराम महतो में ये है, चंदा लेते हैं, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि लाख बुराइयां हो जयराम महतो में, उसके बावजूद भी अभी जयराम महतो की इस वक्त झारखंड वासियों को ज़रूरत है, इस वक्त झारखंडियों की ज़रूरत है जयराम महतो, और हम लोगों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि श्वेता सिंह हो या सरयू राय हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारे विधानसभा के अंदर में हैं और ये किनकी मदद से हैं ये हम झारखंड वासियों को पता है। कितने फेक वोटर हैं, नहीं हैं, ये हम लोगों को पता है। और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस पे अपनी जो प्रक्रिया हैं उसको दुरुस्त कर रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने SIR जो अभी बिहार में वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिकग्नाइजेशन जो चल रहा था बिहार में, उसका वही लोग विरोध कर रहे थे। कांग्रेस विरोध कर रही है, RJD विरोध कर रही है। वो कह रही है कि चुनाव आयोग जो है हमारे वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा रही है। तो अगर हम लोग देखें तो कुल मिला जुला के चुनावों में, प्रक्रियाओं में थोड़ी बहुत जो गड़बड़ियां हैं वो है, और ये गड़बड़ियां लगातार रही हैं और इसका मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति को जा रहा है। इसी वोटर गड़बड़ियों को लेकर के, फेक वोटर को लेकर के, डुप्लीकेट वोटर को लेकर के जेल कैंप जो है वो अभी हमलावर है। और वो भी कह रही है कि हमें जो सीटें मिलनी थी, चाहे बेरमो का हो, गोमिया का हो, बोकारो का हो, मांडू का हो या रामगढ़ का हो, इन सीटों में हम लोग अच्छे थे और यहाँ से हम लोग जीत सकते थे। लेकिन ये जो हमारा समीकरण है ये बिगाड़ा गया फेक वोटरों के ज़रिए से, और हम लोग नई पार्टी थे तो हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये चीज़ें क्या हैं, नहीं हैं। जेल कैंप भी कह रही है कि हम और सीटें ला सकते थे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और जिस हिसाब से हमारे झारखंड में चाहे धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर हो या देवघर में भी कई सारे ऐसे, मैं छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में 3-4 महीने इधर के एरियो में मैं काफ़ी घुमा हुआ हूँ। मुझे सड़कों पे
जितनी बिहार की गाड़ियां दिखती थी उतने ही झारखंड की नंबर की गाड़ियां दिखती थी, और वो गाड़ियां ज़्यादा होती थी। JH10, JH1, JH5, JH02 का भी हमें दिखाई देता था, 15 का भी दिखाई देता था। वहीं अगर हम धनबाद की, रांची की या जमशेदपुर की सड़कों में भी देखें तो बिहार की हमें गाड़ियां दिखती है, पटना की दिखती है, आरा की दिखती है, छपरा की दिखती है। बिहार यानी कि 04, 03, 01, ये सारी हमें गाड़ियां बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। और दोनों लोगों के जो ओनर होते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी वो लाभ ले रहे हैं, वहाँ पे भी लाभ ले रहे हैं। धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में जो बिहार के लोग हैं उनका इतना दबदबा है कि धनबाद के आउटकट में ही, ज़्यादा दूर नहीं, जो आपका बलियापुर हो गया, बलियापुर से पहले ही अगर देखें तो प्रधान खूंटा जो हो गया, आपका ढोकरा हो गया, वैसे लोग यहाँ पे डरते हैं और उन लोगों के साथ में काम करने को लेकर के, ठेकेदारी को लेकर के बिल्डिंग लाइन में मारपीट होती है। कई लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कम सैलरी दिया जाता है। ऐसे हमें कई खबरें देखने को मिली हैं। ये थी पूरी ओवरऑल जो अभी वोट चोरी को लेकर के बातें चल रही है और जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है उस पर आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी लिखिएगा। और क्या जो वोट चोरी की बात की जा रही है उससे केवल एक ही पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या अलग अलग पार्टियों को भी इसके फ़ायदे हो रहे हैं? और जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उस पार्टी के लोग किस प्रकार से धांधली करते हैं, ब्लॉकों में वो अपनी दबदबा कैसे रखते हैं, थानों में वो अपनी जो दबदबा है उसको दिखा के लोगों का कैसे गलत तरीके से काम करवाते हैं, थानेदार पासपोर्ट बनाने जाए उसके लिए कैसे घूस लेते हैं, ये चीज़ें हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। और ऐसे ही चीज़ों को लेकर के मैं आने वाले समय में लगातार आप लोगों से बात करता रहूँगा। आप लोग हमारे वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा परिवार जैसे जैसे और बड़ा होता जाएगा हम चाहेंगे कि और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने जानकारियों को रखें। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।